नमस्कार, मैं आशुतोष डिकोड एग्जाम में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र का ये मेरा तीसरा लेक्चर होगा, तीसरा वीडियो होगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने सीखा था कि अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह द्रोणी क्या है, और थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के विकास के और उसके प्रवाह के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। सिंधु नदी के साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करें इसके पहले हम लोग थोड़ा सा अपनी पिछली कक्षा से अपने को कोरिलेट करेंगे, स्थापित करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो इंट्रो था उसके परिचय में ये जाना था कि भारत का जो नदी तंत्र है या अपवाह तंत्र है, यदि उद्गम के आधार पर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया। पहला हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। अपवाह क्या है और तंत्र क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, द्रोणी क्या है, ये हम लोग पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। आज यदि हिमालयी नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए, यह सही है कि एक महान जल विभाजक रेखा जो कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है और भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली गुरु शिखर से होते हुए विंध्य पर्वत श्रृंखला से हो करके ये मैकाल सतपुड़ा रेंज से हो करके ये पश्चिमी सह्याद्री की धारा पकड़ के करडमम तक पहुंची है। और इस महान जल विभाजक रेखा ने नदियों के अपवाह को भी वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है। जैसे कि यदि यहां से हम देखें विंध्य पर्वत श्रृंखला से तो दो भाग हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक तो दक्षिण भारत, दूसरा उत्तर भारत। उत्तर भारत में जिन नदियों का प्रसार है उन नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ, अर्थात ये हिमालयी नदियां कही जाएंगी। अब कौन कौन सी नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ, यहाँ केवल हिमालय बोल रहे हैं हम। अभी हम लोग हिमालय का वर्गीकरण भी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी नदी किस हिमालय से निकली है और क्यों हम लोग सिंधु और ब्रह्मपुत्र को एक साथ पढ़ रहे हैं। खैर, तो उत्तर भारत की नदियों का जो उद्गम है ये कहाँ से है? हिमालय से है। कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं? तो इधर हम लोग सिंधु नदी तंत्र की हम बात कर लें, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर लें और गंगा नदी तंत्र की बात कर लें, और गंगा में ही हम यमुना को समाहित कर दें। एक चीज यदि मैप में देखा जाए तो सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लगभग एक जगह से निकले हैं। वो जगह कौन सी है? वो जगह ट्रांस हिमालय का एरिया है, यानी कि कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास से वो निकली है। और कैलाश पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है? ट्रांस हिमालय से है। यानी कि ये नवीन हिमालय, हमारा महान हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अस्तित्व था। और इसके बाद जो ग्लेशियर से नदियां निकली हैं, महान हिमालय से जो नदियां निकली हैं, वो गंगा यमुना का नदी तंत्र हो जाता है। अब सिंधु नदी तंत्र कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकल करके पश्चिम की ओर और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरब की ओर। तो क्यों न सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हम लोग एक साथ पढ़ ले। और इसी सिंधु नदी तंत्र में एक नदी और निकलती है, सतलज नदी, जो कि ये भी इसी के पास से निकलती है, राक्षस ताल से। वो भी सिंधु नदी तंत्र का ही भाग है। यानी कि हिमालयी नदियों में भी हम ट्रांस हिमालय नदियों को आज कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, एक अलग कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए, इतनी बातों से हमें यह पता चला कि हिमालयी नदी तंत्र में तीन नदियों का विकास है, तीन नदियों का योगदान है, या तीन नदियां हैं मुख्य रूप से, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, अपना जल विसर्जित करती हैं, कुछ नदियां अरब सागर में जाती हैं। इस आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर इन्हें पूर्व वाहिनी नदियां कहा गया और पश्चिम वाहिनी नदियां कहा गया। मुख्य नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां भी थीं जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो यहां तक हम लोग अब समझ लिए कि उद्गम के आधार पर दो भेद किए गए, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र बेसिकली, जैसा कि अभी 2 मिनट पहले हम लोग बात किए तो हमें यह पता चला था कि ये ट्रांस हिमालय की नदियां हैं, कैलाश श्रेणी के पास से निकल रही।
अब ट्रांस हिमालय की नदियां हैं, कैलाश श्रेणी के पास से निकल रही हैं, तो कैलाश श्रेणी तो हमारे देश के अंदर है नहीं, ये बाहर है। इसका मतलब ये है कि सिंधु नदी तंत्र का जो विकास है या उद्गम है वो भारत के बाहर से है। अब भारत के बाहर से है तो वो कौन सी जगह है? तो कैलाश पर्वत तो स्पष्ट हो गया कि कैलाश पर्वत के पास से है, लेकिन ये पर्वत से उत्पन्न हुआ है या कोई झील है या इस तरीके की कोई व्यवस्था है, वो कौन सा है, क्या है? तो यहाँ पर चिमायोंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, सानो खवाब इसको वहाँ तिब्बत में बोला जाता है, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो स्वामी प्रणवानंद ने मानसरोवर झील या सिंधु नदी के उद्गम के बारे में हमें 1930 में बताया था। उद्गम के बारे में पता चल गया हमको। उद्गम के बाद इसका संगम जो है वो कहाँ होता है? अरब सागर में, कराची के पास, पाकिस्तान में। पाकिस्तान से ये बहते हुए निकलती है। अब देखिए, पाकिस्तान का नाम लेने के पीछे एक कारण और था। इतनी जल्दी संगम पे हम आ गए तो उसके पीछे एक कारण यह था, हम लोगों को ये जानना था कि ये नदी भारत में इसका उद्गम नहीं है। इसका उद्गम कहाँ है? एक बिल्कुल अलग देश में जो भारत के पूरब में है, और इसका संगम कहाँ है? जो भारत के पश्चिम में है। लेकिन यह नदी हमारे देश से होकर के बहती है, हमारे देश से होकर के बहती है। तो जब भारत में ये प्रवेश करती है तो कोई ना कोई पर्टिकुलर जगह होगा, और इसके बाद यदि बात की जाए तो ये भारत से निकल रही है सॉरी, तो वो भी एक जगह होगा, है ना? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील यानी चिमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है दमचौक से। जिस जगह से ये भारत में प्रवेश करती है इस जगह का नाम है दमचौक। पहले इसको हम लोग जम्मू कश्मीर के रूप में पढ़ते थे, लेकिन अब यह लद्दाख का रीजन हो गया है। और जम्मू लद्दाख के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सिंधु नदी सीधे आगे बढ़ती है किसके बीच में? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से यह गुजरती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरती हुई नदी जब आगे बढ़ती है तो देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें हम लोग पहले ही समझ लिए थे कि इसका उद्गम और संगम। तीसरी चीज हमें यह पता चल गई कि इसका भारत में प्रवेश भी है, तो भारत में प्रवेश इसका दमचौक से है। चौथी चीज हमें यह पता चली कि यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से गुजरती है। ये हो गया। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात किया जाए तो प्रश्न पूछता है कि दाएं से मिलने वाली नदी और बाएं से मिलने वाली नदी। तो यदि आपका प्रवाह इधर है, प्रवाह आपका इधर है, नक्शे में हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पीछे कोई दीवार हो, उसको आप मैप मान लीजिए, तो सीधे सीधे आपके मैप आपका राइट हैंड होना चाहिए और मुंह आपका इस दिशा में। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ये क्या हो जाएगा? बाएं से मिलने वाली, और राइट हैंड दाएं से मिलने वाली। यानी राइट हैंड माने ऊंचा। उत्तर से जो नदी आकर के मिलेगी इसमें, भारत की मैं बात कर रहा हूं, भारत में, क्योंकि अभी इसका प्रसार जो है पश्चिम दिशा की तरफ है, दक्षिण की तरफ नहीं है। तो दक्षिण की तरफ इसका प्रसार कहाँ होता है? बुंजी गार्ज के पास। जब ये लद्दाख श्रेणी को एक गार्ज बनाती है पर्वत श्रृंखला को काट करके, चूंकि ये पूर्ववर्ती नदी है तो ये गार्ज बनाएगी ही, क्योंकि पूर्ववर्ती नदी अपने पथ से विमुख नहीं होती, बल्कि पथ में आने वाले उस तरीके की किसी भी संभावना को वो खत्म करती है और अपना रास्ता बनाते हुए जाती है। तो बुंजी गार्ज का इसने निर्माण किया है, जिसे बुंजी के निकट, जिसे सिंधु गार्ज के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो दाहिने से मिलने वाली नदी और बाएं से मिलने वाली नदी की बात कर रहे थे हम लोग। तो दाएं से जो नदी मिलती है, सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी दाएं से? दाएं से सबसे पहले मिलने वाली नदी की यदि बात की जाए तो दाएं से सबसे पहले नदी मिलती है श्योक नदी। श्योक नदी दाएं से इसमें मिलती है, और श्योक नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी और आकर के मिलती है, नुब्रा। श्योक नदी सिंधु नदी में मिलने वाली दाएं से पहली नदी है, और सिंधु नदी की सहायक नदी है नुब्रा। सिंधु नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्भव होता है, ये श्योक नदी का उद्भव होता है रिमो हिमानी से, और ये नुब्रा में आकर के इस श्योक नदी में मिलती है।
और श्योक नदी जिस जगह पर आकर के सिंधु नदी में मिलती है वो जगह है गिलगित। यानी कि श्योक नदी रिमो हिमानी से आगे बढ़ती है, नुब्रा को अपने साथ लेती है। 550 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यह गिलगित नामक स्थान पर आकर के किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से। किससे? सिंधु नदी से। कौन मिलता है? श्योक नदी मिलती है। लेकिन सिंधु नदी में सबसे पहले मिलने वाली किसी नदी की बात की जाए तो सबसे पहले मिलने वाली नदी है वह है जास्कर। जास्कर जास्कर सबसे पहले सिंधु नदी में मिलने वाली नदी है, सिंधु नदी के साथ अपना संगम बनाती है। और जास्कर कहां से निकलती है? तो जास्कर का जो उद्गम है वो पेंजिला दर्रे के पास से इसका उद्गम है। और जास्कर के साथ एक और इसकी सहायक नदी आकर के मिलती है जिसे करगयाग नदी कहते हैं। और ये जिस जगह पर आकर के सिंधु नदी से मिलती है इस जगह का नाम है निम्मू। जास्कर का उद्गम कहां से है? जास्कर का उद्गम है पेंजिला दर्रे के पास से। करगयाग इसकी सहायक नदी है। 338 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जास्कर निम्मू नामक स्थान पर जाकर के मिलती है सिंधु नदी से। यह क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? कि सबसे पहले मिलने वाली नदी जास्कर, और यदि बाएं से मिलने वाली नदी की बात करें तो भी जास्कर ही है। सिंधु नदी में कोई भी नदी सबसे पहले जो मिल रही है वो बाएं से ही मिल रही है, दमचौक के बाद। दमचौक के बाद। तो चलिए पहले बाएं से ही मिलने वाली नदियों की हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहले नदी जास्कर हो गई, पेंजिला दर्रे के पास से निकलती है, 338 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी सहायक नदी करगयाग से आकर के निम्मू के पास मिल जाती है सिंधु नदी में। और जास्कर के बाद एक नदी निकलती है यहां से किशन गंगा। किशन गंगा आकर के मिल रही है दूसरी नदी। झेलम की हम लोग बात कर ले। झेलम नदी, अब बाएं से मिलने वाली नदियों की हम लोग बात कर रहे हैं। झेलम को बितस्ता नदी भी कहा गया है, बितस्ता कहा गया है बेसिकली। और झेलम का जो उद्भव है तो झेलम नदी बेसिकली बेरीनाग झरने के पास, बेरीनाग झील के पास एक झील है शेषनाग। झेलम का उद्भव यहाँ शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील से झेलम नदी आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़ने के बाद झेलम नदी बुलर झील से होकर के झेलम के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक। और ये झेलम नदी कहां तक पहुंची? झेलम नदी आगे बढ़ती है और ये आकर के मिलती है एक अन्य नदी में जिसका नाम है चेनाब। और झेलम नदी जिस चेनाब नदी में मिलती है जिस जगह पे, इसको हम लोग झंग के नाम से जानते हैं या झंडा के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं किसी किताबों में आपको झंग मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी इसको झंग ही कहती है। झंग के पास झेलम नदी किस में मिलती है? चेनाब नदी में। अब प्रश्न उठता है कि झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर बताया गया है और भारत में 450 किलोमीटर झेलम नदी की कुल लंबाई है। ठीक। अब देखिए एक चीज और है, सिंधु नदी तंत्र में आपको गार्ज बहुत देखने को मिलेंगे। झेलम नदी जब आगे बढ़ती है बुलर झील से तो ये एक गार्ज बनाती है। गार्ज बेसिकली होता क्या है कि नदियां एक सीधे रास्ते से चल रही हैं, अचानक पर्वतों के अक्ष संघीय मोड़ के कारण जब वो उनका पथ मुड़ता है, अचानक जब वो मुड़ती हैं तो उस मोड़ के परिणाम स्वरूप पानी की जो धारा नीचे आती है काफी गहराई तक, और ये जो अपर्दन होता है, एक महाखड्ड का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गार्ज कहते हैं। तो झेलम नदी जो गार्ज बनाती है ये कौन सा गार्ज है? ये बुलर झील। इसके बाद ये जो गार्ज बनाती है ये गार्ज का नाम है बासमंगल गार्ज। बासमंगल गार्ज। यानी कि झेलम नदी का उद्भव, प्रश्न पूछा है, बेरीनाग झरने के पास से शेषनाग झील से होता है, बुलर झील से होकर के ये आगे बढ़ती है और ये झंग नामक स्थान पर आकर के मिलती है चेनाब नदी से। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर और इस नदी, यह नदी जो गार्ज बनाती है उसका नाम है बासमंगल गार्ज। दूसरा, अब इसमें परियोजना कौन कौन सी है? तो तुलबुल और उरी परियोजना, जिसको लेकर के विवाद है, डिस्प्यूट भी है भारत पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान भी झेलम नदी पर एक डैम बना रहा है, मंगला डैम।
पाकिस्तान में जो डैम है झेलम नदी पर, उस डैम का नाम है मंगला डैम। हम लोग जास्कर के बारे में समझ लिए, झेलम नदी के बारे में समझ लिए। और चूंकि झेलम नदी आकर के मिल रही है किसमें, चेनाब नदी में, तो दूसरी बाएं से मिलने वाली नदी कौन सी है, सहायक नदी इसकी चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चेनाब नदी का उद्गम जो है दो धाराओं से होता है। ये दो धाराएं कौन कौन सी हैं, ये दो धाराएं, एक चंद्र और दूसरा भागा। चंद्र और भागा ये दो धाराएं हैं इसकी, और ये कहाँ से निकलती हैं, तो चंद्र बारालाचा दर्रे के पास से ये दोनों धाराएं निकलती है, एक चंद्रा के रूप में और दूसरा भागा के रूप में। यहाँ केलांग घाटी के पास, केलांग के पास ये आकर के तांडी में जब ये मिलती हैं, तब यहाँ से इन दोनों ये एक धारा बन के आगे चलती है और इसका नाम होता है चेनाब नदी। चेनाब नदी की लंबाई को लेकर के अलग अलग मतभेद आपको मिलेंगे। इंटरनेट पर आप यदि सर्च कर रहे हैं तो 960 किलोमीटर आपको मिल रहा है कहीं कहीं, लेकिन क्लास 11th की एनसीईआरटी आप उठा करके देखते हैं तो चेनाब की लंबाई बताया गया है 1180 किलोमीटर। ये चेनाब की लंबाई है। अभी हम लोग सिंधु नदी को कहाँ छोड़े हैं, जास्कर के बाद से सिंधु नदी पर श्योक का यहाँ संगम हुआ है और सिंधु नदी को हम लोगों ने यही रोक करके रखा है। श्योक नदी का संगम कहाँ हुआ है, सिंधु नदी के साथ गिलगित में, यानी कि गिलगित में हम लोग सिंधु नदी को रोक करके रखे हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, पहले इधर इन लोगों को निपटा लें। तो जैसे ही बारालाचा दर्रे से दो धाराएं बढ़ती हैं, चंद्र और भागा, तांडी में इनका मिलन होता है और ये इस संगम के बाद एक धारा जो निकलती है, ये कौन सी धारा है, ये धारा है चेनाब की। और चेनाब आकर के किसके साथ मिल जाती है, झेलम के साथ। जगह कौन सी है, वही झंग नामक स्थान पर यह मिलती है, झेलम, जहाँ झेलम और चेनाब का संगम। और इसका यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें देखिए है क्या कि चेनाब नदी भी पहाड़ों से उतरती है, पहाड़ों से चलती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गार्ज बनाती होगी। तो ये भी किश्तवाड़ के पास एक जगह है, पीर पंजाल पहाड़ियों में, इस जगह का नाम है किश्तवाड़। किश्तवाड़ के पास ये भी एक गार्ज का निर्माण करती है। इसकी लंबाई के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी नदी की हम लोग बात कर ले, बाएं से मुख्य नदी। तीसरी नदी की यदि हम बात करें तो तीसरी नदी है रावी। और रावी नदी का उद्भव कहाँ से है, रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी का उद्भव कहाँ से है, रोहतांग दर्रे के पास से। और ये नदी चंबा घाटी से आगे बढ़ती है, ये चंबा घाटी से आगे बढ़ती है। और रावी का नाम जो है पुरुषणी भी कहा जाता था रावी को। और रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है रावी नदी की। चेनाब के बारे में एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चेनाब एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से निकल करके आकर के किसमें मिलती है, सिंधु नदी में। अभी क्लियर हो जाएगा कैसे ये केवल एकमात्र नदी है जो भारत से निकलती है और जाकर के सिंधु में मिलती है। अभी क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखें। तो रावी नदी कहाँ से निकली, रोहतांग दर्रे से 720 किलोमीटर चलने के बाद ये कहाँ पहुंची, ये पहुंची त्रिमु के निकट। और इसका संगम कहाँ हुआ, चेनाब में। इस पर परियोजना कौन कौन सी है, तो इस पर परियोजना जो है वो है चमेरा और थीन सागर बांध। चमेरा और थीन परियोजना इस पर, किस पर, रावी नदी पर। ठीक इसी तरह से चेनाब नदी पर कुछ परियोजना है जिसके विषय में हम लोग चर्चा करना भूल गए थे, वो है बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, ये चेनाब नदी पर है। तो अभी तक इधर से निकलने वाली, यानी हिंदुस्तान से निकलने वाली, भारत से निकलने वाली एक भी नदी, भारतीय सीमा से निकलने वाली एक भी नदी आकर के इसमें नहीं मिल रही है। किसमें, सिंधु नदी में। और इसी रोहतांग दर्रे के पास एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। क्या नाम है इसका, ब्यास कुंड। कहाँ पर, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड। और इस ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी निकलती है
और ब्यास कुंड से निकलने के बाद ये कुल्लू घाटी से होते हुए आकर के ये सतलज में मिल जाती है। चेनाब नदी को भी हम लोग अभी रोक करके रखे हैं, कहाँ? त्रिमू के पास चेनाब नदी रुकी हुई है। गिलगित के पास हम लोगों ने सिंधु नदी को रोका है। अब ब्यास नदी को उठा लेते हैं। ब्यास नदी भी आकर के यहाँ कपूरथला के पास इंतजार कर रही है। किसका? कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में ये इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही है भाई? ये भी अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है। और इसकी जो सहेली है वो है सतलज। और सतलज नदी का उद्गम भारत के बाहर है। भारत के बाहर उद्गम है तो कहाँ है? तो इसका भी उद्गम सिंधु नदी के उद्गम के ही आसपास है। एक जगह है राक्षस ताल। और सतलज को चूंकि शतुद्री कहा गया तो अब इसको सतलज कहें या शतुद्री कहें, आप समझ लीजिएगा कि हम सतलज की ही बात कर रहे हैं। राक्षस ताल से ये निकलती है और ये शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। किससे? शिवकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद हिमाचल प्रदेश में ये एक गार्ज का निर्माण करती है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में आकर के किससे मिल जाती है? ये ब्यास नदी से। अब ब्यास नदी का संगम यहाँ पर हो गया सतलज के साथ। और अब यहाँ से ब्यास नदी आगे बढ़ेगी और चेनाब नदी इधर से आगे बढ़ेगी। चेनाब नदी के साथ कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? एक तो चेनाब खुद है, दूसरी झेलम और तीसरी रावी। तो 3 नदियाँ इधर से आ गई। ब्यास को अपने में समाहित करके सतलज आगे बढ़ रही है और इन चेनाब और सतलज की धारा बहावलपुर के पास आकर के एक साथ संगम करती है। यानी चेनाब और सतलज बहावलपुर के पास आकर के संगम करती हैं पाकिस्तान में। और यहाँ से जो एक धारा निकलती है इसका नाम है पंचनद। और ये पंचनद 45 किलोमीटर की यात्रा करके सिंगल धारा के रूप में 45 किलोमीटर चलती है और आकर के सिंधु नदी में मिलती है, जिसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट या मिठनकोट या मीनकोट, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग पढ़ने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर के हम ये समझ पा रहे हैं कि बाएं से मिलने वाली पहली नदी जास्कर, जास्कर की लंबाई कितनी? 338 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से? पेंजिला दर्रे के पास से। सहायक नदी जास्कर की कौन है? तो जास्कर की सहायक नदी करगयाग। और इसका संगम कहाँ है? तो इसका संगम सिंधु नदी में। जगह कौन सा है? नीमू के पास। नीमू के पास इसका संगम है। ठीक। इसके बाद झेलम की हम बात करते हैं। झेलम नदी उद्गम कहाँ से है? झेलम यानी बितस्ता उद्गम कहाँ से? बेरीनाग झील के पास या शेषनाग झील की हम लोग बात कर लें, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और झेलम नदी आकर के किस में मिलती है? चेनाब में। लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर झेलम की। और चेनाब में जिस जगह पर मिलती है इसका नाम है झंग। चेनाब का उद्भव बारालाचा दर्रे से चंद्र और भागा 2 धाराओं के मिलने से, तांडी के निकट ये दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं तो चेनाब का उद्भव होता है। और चेनाब आगे बढ़ती है आकर के किस में मिलती है? झेलम में। और झेलम में मिलने के बाद एक धारा के रूप में आगे बढ़ती है तो फिर एक धारा निकलती है रोहतांग दर्रे से, जिसका नाम है रावी। और रावी नदी 720 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कहाँ पहुँचती है? त्रिमू के पास। और किस में मिलती है? चेनाब में। अब यहाँ से झेलम, रावी और चेनाब नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। और इधर से रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास कुंड से होकर के एक नदी निकलती है ब्यास कुंड से, जिसका नाम है ब्यास। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में आकर के मिलती है सतलज से। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम है राक्षस ताल से। शिवकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में एक गार्ज बनाती है। और ये गार्ज बनाने के बाद क्या करती है कि कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में ये मिलती है। लेकिन ब्यास नदी यदि कुल्लू घाटी से होकर के बह रही है तो ब्यास नदी भी धौलाधार की पहाड़ियों में काती और लारगी नामक गार्ज बनाती है। इसको नोट कर लीजिएगा कि काती और लारगी गार्ज ब्यास नदी बनाती है। किस पहाड़ियों में? तो धौलाधार की पहाड़ियों में। पीर पंजाल की पहाड़ियों में किश्तवाड़ के पास चेनाब नदी गार्ज बनाती है। और झेलम या बितस्ता नदी बासमंगल नामक गार्ज बनाती है, जैसे कि सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। ठीक। और ये जगह जहां ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में मिलन होता है ब्यास का और सतलज का, यहाँ पर एक हरिके बैराज है। हरिके नामक स्थान पर ये लोग मिलते हैं। हरिके बैराज।
बांध भी है। और सतलज पर एक बांध बना है जिसका नाम है भाखड़ा मंगल परियोजना। और ये सतलज और चेनाब आकर के कहाँ मिलते हैं, तो बहावलपुर के पास। और बहावलपुर से लेकर के मिठानकोट यानी सिंधु नदी में मिलने तक इनकी जो यात्रा है वो यात्रा है 45 किलोमीटर की। और ये यात्रा पंचनद के नाम से होती है। यानी कि हम लोग जास्कर के बारे में समझ लिए और पंचनद के बारे में समझ लिए। कहने का मतलब यह है कि बाएं से मिलने वाली नदियों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं डिस्कस किया कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। क्लियर? एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते चले। अभी तक हम लोग केवल ये डिस्कस किए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है और भारत में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले नदी कौन सी मिलती है, और दूसरी नदी जो मिल रही है दाहिने तरफ से श्योक अपने सहायक नदी नुब्रा के साथ गिलगित नामक स्थान पर हम लोग वहीं रुके थे। तो अब यह नदी गिलगित से आगे बढ़ेगी। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। क्यों आगे बढ़ेगी? क्योंकि पंचनद मिठानकोट में इनका इंतजार कर रही है। ठीक, अब जैसे ही ये श्योक नदी आगे बढ़ती है गिलगित से, तो इसके बाद ये एक सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। और इसी जगह पर एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है गिलगित। जिसका नाम है गिलगित। गिलगित का जो उद्गम है वो संदूर झील के पास से इसका उद्गम है। संदूर झील से गिलगित का उद्गम है। और गिलगित आकर के सिंधु नदी में जिस जगह पर मिलती है वो जगह है जंगलोट। जंगलोट के पास गिलगित नदी आकर के सिंधु नदी में अपना जल विसर्जित करती है या मिलती है। अभी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से ये बह रही है। गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए ये नदी अब आगे बढ़ेगी। तो इसमें एक नदी और आकर के मिलती है, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है काबुल। काबुल अटक के पास आकर के मिलती है। और यहीं से क्या करती है सिंधु नदी की, अब मैदानों में उतरेगी। पहाड़ों से अब मैदानों में उतरेगी। काबुल नदी इस जगह पर मिलती है और इसका नाम है अटक। हालांकि काबुल नदी के साथ अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे स्वात नदी जो स्वात घाटी का निर्माण करती है, कुनार नदी या कुनर नदी, और काबुल नदी यहां से निकल रही है। काबुल नदी का उद्भव जो है वो हिंदुकुश पर्वत से है, संगलाक श्रृंखला से। हिंदुकुश पर्वत के संगलाक श्रृंखला से है। और काबुल नदी 700 किलोमीटर की यात्रा करके कहाँ आकर के मिलती है? अटक के पास। यानी कि काबुल नदी का उद्गम हिंदुकुश पर्वत के संगलाक श्रृंखला से है। 700 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपनी कौन कौन सहायक नदियों के साथ मिलती है? स्वात और कुनार नदियों के साथ आकर के ये अटक के पास मिलती है। और यहीं से अटक के बाद से सिंधु नदी अब मैदानों में प्रवेश कर रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो काबुल के बाद भी कई नदियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि कुर्रम, तोची और गोमल। कुन्नर, तोची, गोमल, कुंदार और झोब नदियां, तो ये गोमल की सहायक नदियां हैं, कुंदार और झोब नदियां। लेकिन तोची और कुर्रम, तोची नदी भी इसकी सहायक नदी है। और ये सारी नदियां कहां से निकलती हैं? तो ये सारी नदियां निकलती हैं सुलेमान की पहाड़ियों से आप कह सकते हैं, या कोहनाक पर्वतमाला से गोमल और झोब नदियां निकलती हैं। कुर्रम नदी आकर के जिस जगह पर मिलती है तोची के साथ, ये जलालाबाद के पास आकर के मिलती है कुर्रम नदी। गोमल अपनी सहायक नदियों झोब और कुंदार के साथ, कुनार के साथ आकर के जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है डेरा इस्माइल खान। तो गोमल नदी कोहनाक पर्वतमाला से निकलती है, कुंदार और झोब के साथ मिल करके ये डेरा इस्माइल खान में आकर के मिल गई सिंधु नदी के पास। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 400 किलोमीटर। अब यहां से जब गोमल की सहायक नदियों से मिलकर के सिंधु नदी आगे बढ़ी तो मिठनकोट में एक धारा इंतजार कर रही है पंचनद के रूप में। और यहां से यह नदी जब आगे बढ़ती है तो ये इसका संगम कितना है? इसका संगम है अरब सागर। और यह नदी भारत में प्रवेश तो हम लोगों ने करा दिया, दमचौक
लेकिन इसके जब निकास की हम बात करेंगे तो इसका निकास स्थान दर्दिस्तान के पास एक जगह है चिल्लास, दर्दिस्तान के पास चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से निकलती है। तो यहाँ मतलब मानसरोवर झील से लेकर के अरब सागर तक की कुल लंबाई यदि देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। मानसरोवर झील से लेकर के अरबियन सी तक इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। लेकिन सिंधु नदी की लंबाई दमचौक से चिल्लास के बीच को यदि देखें तो इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। यहां तक हम लोग समझना है। इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें तो कंक्लूजन यह है कि मानसरोवर झील से निकल करके अरब सागर तक पहुंचने में सिंधु नदी को 2880 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से निकलती है। तो भारत में इसकी दूरी दमचौक और चिल्लास के बीच में 1114 किलोमीटर है। इसमें पहली नदी जो मिलती है वो जास्कर है, और पहली नदी चाहे वो दाएं से हो या बाएं से, लेकिन दाएं से जो पहली नदी मिलती है वो श्योक नदी है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, दाहिने से इसके गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल ये नदियां मिलती हैं। गिलगित कहाँ मिल रही है इससे? गिलगित मिल रही है जंगलोट के पास, श्योक मिल रही है निम्मू के पास, गिलगित जंगलोट के पास, काबुल अटक के पास, और कुर्रम नदी मिल रही है जलालाबाद के पास, और गोमल नदी मिल रही है डेरा इस्माइल खान के पास। ये दाहिने से मिलने वाली नदियां हैं। यहाँ से अब सिंधु नदी आगे बढ़ी तो झेलम, चिनाब और रावी एक धारा, और दूसरी धारा सतलज और ब्यास, ये दोनों धाराएं बहावलपुर में मिल जाती हैं, और एक धारा बनती है पंचनद, और ये पंचनद आकर के मिल जाता है मिठनकोट में। यानी कि दाएं से मिलने वाली नदी और बाएं से मिलने वाली नदी, इन दोनों की चर्चा हम लोग कर लिए। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग विस्तार दे दें कि सहायक नदियों को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसकी सहायक नदियां बाईं ओर से मिलने वाली पंचनद, जास्कर, सिंगार, हुंजा, शिगार और गिलगित। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां काबुल जो अटक के पास आकर के मिलती है स्वात और रोपनी सहायक नदियों के साथ, और श्योक, कुर्रम, तोची, बिभवा, संगर और गोमल। यदि कुल मिलाकर के सहायक नदियों को देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज और जास्कर ये बाएं से मिलने वाली, और गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल ये दाएं से मिलने वाली, ये इसकी कुल सहायक नदियां हैं। अब जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका कुल क्षेत्रफल है, यानी मानसरोवर से लेकर के अरब सागर तक। लेकिन यदि भारत की बात करेंगे, यानी दमचौक से चिल्लास के बीच की हम बात करेंगे, तो 3,21,000 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। क्लियर? यहां तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग एक नोट्स के फॉर्मेट में इसको देख लें और चीजों को अब दोहरा लें जो हमने अभी पढ़ा। तो इसको कैसे दोहराएंगे? सिंधु नदी उद्गम कहां से? मानसरोवर झील से, कराची के निकट अरब सागर में। सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगित। नगर कौन कौन सा है झेलम में? अरे सिंधु नदी के पास सखूर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान में। पर्टिकुलर सिंधु नदी पर कोई परियोजना नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदियों पर परियोजनाएं हैं, लेकिन सिंधु नदी पर कोई परियोजना नहीं है। सतलज, जिसे सतुद्री भी कहा गया है, राकसताल, मानसरोवर झील के ही पास से राकसताल से ये निकलती है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में ये ब्यास नदी से मिलती है, यानी हरिके नामक स्थान पर यह मिलती है। और यह सिंधु नदी में जहां मिलती है उसका नाम है मीनकोट। लेकिन सिंधु नदी में मिलने से पहले सतलज किस में जाकर के मिलती है? चेनाब नदी में, बहावलपुर के पास। इसकी सहायक नदियों की यदि बात कर ली जाए तो सिप्ती और वास्पा। नगर कौन कौन से हैं? तो लुधियाना है, फिरोजपुर है, बहावलपुर है। और इसके परियोजना की यदि बात की जाए तो भाखड़ा नंगल, गोविंद सागर, नाथपा, झाकरी बांध और कोल बांध, यह सतलज नदी की परियोजना है। झेलम या बितस्ता की बात करें तो इसका उद्गम कश्मीर के बेरीनाग झरने से है, शेषनाग यानी पीर पंजाल पहाड़ियों से। झांग के निकट ये चिनाब में जाकर के मिलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो किशनगंगा यानी नीलम, लिद्दर और करबेस पूछ इसकी सहायक नदियां हैं बितस्ता की।
नगर है श्रीनगर, परियोजना है किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। चेनाब की हम लोग बात कर लें अस्किनी की, तो अस्किनी जो है लाहौल में बारालाचा दर्रे से ये निकलती है, टांडी के निकट आकर के ये चंद्र और भागा दोनों धाराएं मिलती हैं, जहां से ये चेनाब के रूप में आगे बढ़ती है। त्रिमु के निकट रावी में इसका संगम होता है, ठीक। और इस पर जो परियोजना है वो सलाल बांध है, दुलहस्ती है और बगलिहार परियोजना है। रावी जिसे पुरुषणी और इरावती कहा गया, हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा के पास जो रोहतांग दर्रा है वहां से इसका उद्गम होता है। चेनाब में ये मिलती है लाहौर और चंबा, इसका एक नाम लाहौर भी है रावी नदी का। चंबा घाटी से ये निकलती है, लाहौर और चंबा इसके यहाँ पर दो नगर हैं। थीन बांध महत्वपूर्ण परियोजना है, रणजीत सागर बांध। और इसके बाद आता है ब्यास नदी, बिपाशा, रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास कुंड से ये निकलती है, हरके के पास ये सतलज में मिलती है। और पार्वती, सैंज, तीर्थन, उहल इसकी भी सहायक नदियां हैं, ब्यास नदी की भी। कुल्लू घाटी से होकर के ये नदी आगे बढ़ती है। इसके किनारे जो नगर है वो मंडी नगर है, इस पर जो परियोजना है वो पोंग व हरिकेबाद है। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी हमें पर्याप्त कही जा सकती है इस वीडियो लेक्चर में सिंधु नदी के बारे में। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम लोग नदी जल विवाद देख रहे थे तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद देख रहे थे। यह नदी चूंकि तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहती है, तो इसके पानी को लेकर के दो देशों के बीच में भी बवाल हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा। तो क्या वो डिस्प्यूट क्या रहा? तो सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर के एक विवाद हुआ था। इस विवाद को सुलह करने के लिए विश्व बैंक ने एक बोर्ड बनाया, उस बोर्ड का नाम था IBP। 1959 में बोर्ड बना, सिंधु बेसिन सलाहकार बोर्ड। 19 सितंबर 1960 को रावलपिंडी सिंधु जल समझौता हुआ। किसके किसके बीच में समझौता हुआ? अयूब खान और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी के बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में समझौता हुआ। और इस समझौते में क्या हुआ? समझौते का हिसाब किताब यह था कि सिंधु नदी तंत्र के 20% पानी का ही उपभोग भारत करेगा। यह मोटा मोटा हिसाब किताब है। समझौते की शर्तों को यदि हम देखें तो पूर्वी नदियों का पानी भारत तथा पश्चिमी नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। यानी कि इसके पूरब जो नदियां हैं इसका इस्तेमाल जो है भारत करेगा, और पश्चिमी नदियों का पानी कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान करेगा। कैसे? तो भारत को ब्यास, रावी तथा सतलज का, और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। और इसका कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि भारत इस नदी तंत्र के 20% पानी का ही उपभोग कर सकता है। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे भूभौतिक प्रदेशों में कि उत्तर का जो मैदान है, उत्तर के मैदान का जो एरिया है वो नदियों से निर्मित है, उनके जलोढ़ों से निर्मित है। तो मैदान को जब हम कैटेगराइज करना शुरू किए तो सिंधु का मैदान अलग हो गया, गंगा का मैदान अलग हो गया और ब्रह्मपुत्र का मैदान अलग हो गया। तो सिंधु का मैदान जो है वो क्या समतल है, प्लेन है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम नक्शा देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, तो इस मैप के आधार पर नदियों का एक जाल बिछा हुआ है और कई नदियां एक दूसरे के साथ आगे आकर के मिल रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं, सहायक नदियां हो जा रही हैं, मर्ज हो जा रही हैं। तो इन नदियों के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? तो इन नदियों के बीच का जो भाग है उसको हम दो आब कहते हैं, दो आब कहा जाता है। और पूरा यदि सिंधु के मैदान को देखा जाए तो सिंधु के मैदान में जो दोआब पाए गए हैं उसको 5 भागों में हम लोग विभक्त किए हैं। कौन कौन से? तो 5 भाग ये हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब माने क्या? तो ब्यास और सतलज के बीच का जो ये एरिया है ये बिष्ट दोआब कहा जाता है। इसको बिष्ट दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच का जो एरिया है, ब्यास और रावी नदी के मध्य का जो ये एरिया है, एक मिनट, ब्यास और रावी नदी के मध्य का जो ये एरिया है, इसको यदि दूसरा हम कर लें तो इसको हम लोग करते हैं बारी दोआब। बारी दोआब यानी ब्यास और सतलज के बीच
का जो क्षेत्र है वो बिष्ट दोआब में आएगा। ब्यास और ब्यास के उत्तर में रावी नदी जो है, इनके बीच का जो भूभाग है वो बारी दोआब में आता है। और रावी और चेनाब के बीच का जो एरिया है, इसे 3 नंबर हम लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रचना दोआब। यानी रावी और चेनाब के बीच के भूभाग को हम लोग रचना दोआब कहेंगे। और चेनाब और झेलम के बीच का जो एरिया है, इसको हम 4 नंबर लिख दें तो 4 नंबर को हम कहते हैं चाज दोआब। 5वां है झेलम और सिंधु नदी के बीच का एरिया। झेलम और सिंधु नदी के भूभाग को हम लोग कहते हैं सिंध सागर दोआब। यानी कि झेलम और सिंध के बीच में जो एरिया है सिंधु नदी के, वो सिंध सागर। झेलम और चेनाब के बीच में जो एरिया है वो चाज दोआब। चेनाब और रावी के बीच में जो एरिया है वो रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच में जो एरिया है वो बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच का जो एरिया है वो बिष्ट दोआब। यहाँ तक हम लोग जल समझौता और दोआब के बारे में पूरी कहानी समझ लिए। तो सिंधु नदी तंत्र को अब सिंगल पेज में इसकी नदियों की लंबाई के हिसाब से, पंचनद के हिसाब से एक निगाह में हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है कि सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर, सतलज नदी 1050 किलोमीटर, चिनाब की लंबाई 960 किलोमीटर। हालांकि चिनाब की पूरी लंबाई यदि देखी जाए तो 1180 किलोमीटर है। रावी नदी, चिनाब की लंबाई केवल यदि आपसे पूछता है तो आप क्लास 11 की एनसीईआरटी को डाउनलोड करेंगे, अपवाह तंत्र में देखेंगे तो अपवाह तंत्र के अध्याय 4 के टॉपिक में हिमालयी नदी तंत्र में जब सिंधु नदी को आप ढूंढेंगे तो उसमें दिया है 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। तो आप लोग उसको याद रखेंगे। ठीक है, ये चिनाब की कुल लंबाई है। लेकिन चिनाब नदी भारत से बाहर भी इसका विस्तार है। तो भारत में ये कितने किलोमीटर चल रही है? 960। ये ऐसा इंटरनेट पर दिया हुआ है। ब्यास नदी 470 और झेलम नदी 212 किलोमीटर। इन नदियों की लंबाई भारत में दिया हुआ है। यहाँ तक हम लोग सिंधु नदी के बारे में हम लोग पूरी तरह से स्पष्ट हो गए, पूरी तरह से समझ लिए। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इसी मानसरोवर झील के पास से मरियन ला दर्रे से पृथक होती हुई एक और नदी, जो कि इंडो ब्रह्म शिवालिक नदी के विच्छेदन का परिणाम है, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में भी हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके उद्गम की यदि हम लोग बात करें तो यदि सिंधु नदी का उद्गम यहाँ से है तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी इसी के पास से है। और इसका जो बेसिन है, ये बेसिन पृथक होता है मरियन ला दर्रे से। लेकिन प्रश्न ये है कि सिंधु नदी का उद्गम क्या उसी ग्लेशियर से है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है? आंगसी ग्लेशियर से ही है? यस, ऐसा ही है। मानसरोवर के ही पास से इसका उद्गम होता है। आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और इसका उद्गम के बाद ये नदी पूर्व की तरफ हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार के समानांतर बहती है और समानांतर सुदूर पूर्व में आकर के यहाँ नामचा बरवा पर्वत के पास क्या करती है? तीखा मोड़ बनाती है। हिमालय के अक्ष संघीय अक्ष के झुकाव के कारण, संघीय झुकाव के कारण ये तीखा मोड़ बनाती है और भारत में प्रवेश करती है दिहांग नामक स्थान से, दिहांग के पास। और यहाँ से ये प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए फिर धुबरी के पास एक अचानक मोड़ बनाती है और फिर ये प्रवेश करती है कहाँ? बांग्लादेश में। यानी कि इसकी यात्रा तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में इसकी यात्रा है। बड़ी लंबी यात्रा हो गई। तो और वो जगह कौन सा है? तो वो जगह है ग्वालंदो। और ग्वालंदो के निकट जहां सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना डेल्टा बनाती है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा गंगा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में बनता है, जो कदाचित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। कदाचित शब्द का इस्तेमाल हमने किया है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लें, इसका उद्गम हम लोग समझ लिए, इसका भारत में प्रवेश हम लोग समझ लिए। उद्गम आंगसी ग्लेशियर से होता है और भारत में प्रवेश ये नामचा बरवा के पास करती है। तो इसकी कुल लंबाई और इसका कुल विस्तार कहाँ कहाँ? तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश इसका विस्तार हो गया। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? यानी कि आंगसी ग्लेशियर से लेकर के ग्वालंदो तक इसकी कुल लंबाई हो गई
2900 किलोमीटर। असम में इसी नदी के पास, इसी नदी में एक द्वीप है जो शायद सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम है माजुली द्वीप, वो ब्रह्मपुत्र में ही। इसका बहाव थोड़ा तेज होता है, अक्सर इसमें हलचल रहती है, बाढ़ वगैरह ज़्यादा इसमें पानी रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी में काफ़ी तेज बहने वाली नदी है। तो अब सीधे सीधे हम लोग ये समझे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मरियन ला दर्रे से पृथक होता है। आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, इसका उद्गम है। ग्वालंदों के निकट ये अपना जल विसर्जित करती है पद्मा के रूप में। नामचा बरवा से ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी कुल लंबाई यानी अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से लेकर के धुबरी तक इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 916 किलोमीटर है। यदि ये अलग अलग देशों में बह रही है तो इसका नाम भी अलग अलग होगा। तो अलग अलग नाम क्या है इसका? तो जहां से इसका उद्गम होता है, ये यदि तिब्बत से इसका उद्गम है तो ये नदी यहाँ सांगपो के नाम से जानी जाती है, सांगपो तिब्बत में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसके प्रवेश करने के समय इसका नाम है दिहांग। लेकिन जैसे ही इसमें दिबांग और लोहित का मिलन होता है, ये ब्रह्मपुत्र के रूप में आगे बढ़ती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में ये आगे बढ़ती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है धुबरी के बाद, तो इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक, ये अलग अलग नाम हो गए इसके। अब ये नदी उद्गम के बाद यह नदी अनुदैर्ध्य विस्तार लेकर के पूरब की तरफ ऐसे बढ़ रही है। तो जब ये पूरब की तरफ लेकर के बढ़ रही है तो इसके उत्तर से जो नदियां मिलेंगी ये बाएं तरफ की नदियां होंगी। कहां तक? नामचा बरवा तक। नामचा बरवा तक जो भी नदी इसके साथ उत्तर से मिलेगी वो बाएं तरफ की होगी। लेकिन दिहांग गार्ज के बाद यह नदी घूम जाती है लगभग 360 डिग्री। आप मान लीजिए कि 360 डिग्री यह घूम गई, ऐसे चल रही है और ये घूम गई 180 डिग्री पूरा का पूरा। तो अब बाएं तरफ से मिलने दिहांग गार्ज के बाद जब बाएं तरफ से जो नदी मिलेगी वो दक्षिण से मिलेगी। तो ये याद रखना है। तो हम लोग इसको उत्तर दक्षिणा करके बाएं और दाएं तरफ से ही मिलने वाली नदियों के नाम जानेंगे। तो बाएं ओर से जो इसकी मिलने वाली नदियां हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं? वो नदी है बाएं तरफ से मिलने वाली सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। और जिया भरेली इसके दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी है। और इसी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी में चूंकि ये अब भारत में प्रवेश कर चुकी है, ये नदी भारत में प्रवेश कर चुकी है, तो भारत में प्रवेश करने के बाद इसकी जो सबसे पहले नदी बाएं से मिल रही है वो दिबांग है। दिबांग के बाद लोहित है और लोहित के बाद एक नदी है धनश्री है और धनश्री के बाद एक नदी आकर के मिलती है यहाँ कापिली। यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, बाएं तरफ से जो नदी मिल रही है वो सबसे पहले दिबांग या दिहांग, दिबांग के बाद नदी मिलती है लोहित और लोहित के बाद नदी मिलती है कौन सी? धनश्री और इसके बाद कापिली। ये नदी मिल रही है। अब थोड़ा सा दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों की बात कर लें तो दाएं ओर से जो नदी मिल रही है वो जिया भरेली है, सुबनसिरी है और सुबनसिरी के साथ ही साथ इसमें संकोश है और नदी आकर के मिल रही है एक तिस्ता नदी इसी में आकर के मिल रही है। यानी कि कामेंग, मानस, संकोश, तिस्ता और सुबनसिरी ये दाहिने तरफ से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो अब बाएं से मिलने वाली नदी और दाहिने से मिलने वाली नदियों की भी जानकारी हमें हो गई। लेकिन इसके अपवाह तंत्र की भी हम लोग चर्चा कर लिए कि इसका जो अपवाह तंत्र है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में इसका अपवाह तंत्र विकसित है। तो थोड़ा सा इस नदी का विस्तार और हम लोग करें तो रिटन फॉर्मेट में मैप पर जो हम लोगों ने समझा था उसको रिटन फॉर्मेट में देख लिया जाए कि आपको नोट्स कैसे बनाना है या नोट्स आपको प्रोवाइड कैसे करना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी
उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला से ही, वहीं से मानसरोवर झील से, ट्रांस हिमालय की नदी है, आंगसी ग्लेशियर से। संगम क्या है इसका, पद्मा के नाम से, यह गंगा में मिलती है, चूंकि बांग्लादेश से भी आकर के एक नदी मिलती है बराक, इसकी सहायक नदी है, आकर के मिलती है। लंबाई इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसके लंबाई की बात करें तो जैसा हम लोगों ने बात किया था कि 916 किलोमीटर, वो इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों की बात करें तो दाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं वो दिबांग, लोहित और मानस, संकोश। बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं धनसिरी, कपिली, देसांग और दिक्को, ये इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। शहर कौन कौन से हैं तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है तो सांगपो के नाम से। असम में इसे दिहांग या सियांग, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसकी सहायक नदियों की हम लोग यदि चर्चा करें तो सहायक नदी में जो लोहित है, लोहित का उद्गम कहाँ से है ये जान लिया जाए तो लोहित का उद्गम पूर्वी तिब्बत का जयालचू पर्वत श्रृंखला है। लोहित कहाँ से निकलती है, पूर्वी तिब्बत के जयालचू श्रेणी से निकलती है, और इस किस में जाकर के मिलती है, ये सियांग में, ब्रह्मपुत्र नदी में। और ये कहाँ कहाँ अपवाहित होती है लोहित, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ये अपवाहित होती है। दूसरी नदी है दिबांग, ये तिब्बत के मिशमी हिल से निकलती है। किस में मिलती है, ये भी ब्रह्मपुत्र में ही मिलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, अहुई, एमरा, एडजोन एवं डिम्स, इसकी सहायक नदियां हैं, यानी दिबांग की सहायक नदियां हैं। तीसरी नदी है सुबनसिरी, ये तिब्बत हिमालय से निकलती है सुबनसिरी। लखीमपुर जिला असम में ये आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है और इसकी लंबाई है 422 किलोमीटर, और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। सुबनसिरी भी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में क्या करती है, अपवाहित होती है, प्रवाहित होती है, और असम में ही यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। धनसिरी की हम लोग बात कर लें तो धनसिरी लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है, यानी कि नागालैंड से निकलती है। लैसांग पर्वत श्रृंखला कहाँ, नागालैंड से निकलती है। और किसमें मिलती है धनसिरी, ब्रह्मपुत्र में। लंबाई इसकी कितनी है तो 352 किलोमीटर लंबाई है। और इसी धनसिरी के ही जल संग्रहण क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान है। अब यदि बात किया जाए थोड़ा सा और इसकी विशेषताओं के साथ, तो धनसिरी जब कपिली के साथ मिलती है तो मिकिर पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। धनसिरी और कपिली एक साथ मिल करके जो मिकिर और रंगवा पहाड़ियां हैं, तो मिकिर पहाड़ियों को यह प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि शिलांग का जो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्वोत्तर विस्तार है, उससे ये मिकिर पहाड़ियों को अलग करती है। इसकी नदियों में इसकी जो सहायक नदी है मोरा धनसिरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से इसकी सहायक नदी गुजरती है। कौन सी, मोरा। तो इंटक धनसिरी के ही जल ग्रहण क्षेत्र में आता है राष्ट्रीय उद्यान, और काजीरंगा के बीच से जो नदी गुजरती है वो धनसिरी की सहायक नदी है मोरा। मानस की हम लोग बात कर लें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस, ये तिब्बत हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। 376 किलोमीटर लंबी यह नदी। भारत में इसका कुल अपवाह 104 किलोमीटर, कुल अपवाह है इसका 104 किलोमीटर। यह नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, और असम के किस जगह पर यह जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जोगी गोपा नामक स्थान पर यह जाकर के किस में मिलती है, मानस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में। और इसी मानस नदी की घाटी में मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थापित है। संकोश नदी, जो हम लोग नदी जोड़ो परियोजना पढ़ रहे थे, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, तो उसमें संकोश के साथ जोड़ने की बात हो रही थी, गंगा बेसिन को या ब्रह्मपुत्र बेसिन को, तो संकोश तीस्ता को जोड़ते हुए इस तरीके से जोड़ने की बात हो रही थी। तो ये संकोश नदी किसकी सहायक नदी है, मानस की, और मानस की सबसे बड़ी सहायक नदी संकोश नदी है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। तो अब संकोश की भी चर्चा कर ली जाए। संकोश का उद्गम जो है उत्तरी भूटान से है, और ये असम और बांग्लादेश की सीमा पर आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। संकोश की कुल लंबाई 320 किलोमीटर की है, और भारत में इसका जो प्रवाह है या जो अपवाह है वो 107 किलोमीटर लंबा है। अपवाह क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ कि इसका लेंथ जो है 107 किलोमीटर है। ये नदी
क्या करती है, असम और बांग्लादेश सीमा पर तो ये जाकर के मिलती ही है, लेकिन ये नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य भी ये सीमा बनाती है। और भारत की सहायता से भूटान में इसी संकोश नदी पर एक परियोजना की स्थापना की गई है, भूटान में ही, क्योंकि इसका उद्गम जो है वो उत्तरी भूटान से है। और इसी पर भूटान की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है संकोश नदी पर ही, जो भारत की मदद से स्थापित की जा रही है, लगाई जा रही है। इसके बाद एक और नदी की हम लोग बात कर लें, तीस्ता नदी। सिक्किम के चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है और ये जमुना यानी ब्रह्मपुत्र का एक नाम जो जमुना है, जमुना में जाकर के ये मिलती है। 315 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसी तीस्ता नदी के किनारे पर, तीस्ता नदी के तट पर कलिंगपोंग और जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग यानी पूर्वोत्तर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग यानी दार्जिलिंग मतलब पूर्वोत्तर, और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए ये कहाँ जाकर के मिलती है, जमुना में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, रंगपो, लाचुंग, रंगीत, सिवोक एवं रंगजो तीस्ता की सहायक नदियां हैं। इस हिसाब से भारत के अपवाह तंत्र को हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ रहे हैं। अब अगला जो हम लोगों का क्लास होगा वो इसी तरीके का गंगा नदी तंत्र पर भी आपको फैक्ट के साथ ही साथ हम लोग मैप पर भी चीज़ों को समझेंगे। और इसी के साथ हम लोगों की आज की कक्षा समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।